तो चलिए अब रिवाइज करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। हम 4 सेक्शंस रिवाइज करने वाले हैं। पहला है सेक्शन 12 विच डील्स विद टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। दूसरा है सेक्शन 13 विच डील्स विद टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज। सेक्शन 31 विच डील्स विद टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस एंड सेक्शन 14 विच डील्स विद चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, कि जब टैक्स रेट चेंज होता है तब क्या और कैसे टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का पर्पस क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इज टू सेलेक्ट अ डेट बेस्ड ऑन विच जीएसटी इज पेएबल टू गवर्नमेंट। हर बिजनेस में अलग अलग डेट्स होते हैं, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट, ऑर्डर जिस दिन मिला, गुड्स जिस दिन रिमूव हुए, गुड्स जिस दिन एक्सेप्ट हुए, तो अलग अलग डेट होते हैं। तो व्हेन वी से कि अलग अलग डेट होते हैं, द क्वेश्चन इज कौन से डेट के हिसाब से हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई डिराइव करेंगे। द आंसर टू दैट इज गिवन इन टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन। अब पहले हम लोग सेक्शन 12 देखते हैं। 12 डील्स विद टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, पहले फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? इनवॉइस डेट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब ये जो पेमेंट डेट है ना, इसको निकाल दिया गया है बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। 66/2017 क्लियरली कहता है कि डेट ऑफ पेमेंट गुड्स इंडस्ट्री फॉरवर्ड चार्ज में यूज नहीं होगा, बट इसके भी 2 एक्सेप्शन है। पहला, कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन डीलर के केस में डेट ऑफ पेमेंट यूज होता है। हाँ, आज भी कॉम्पोजिशन डीलर के केस में डेट ऑफ पेमेंट यूज होता है। दूसरा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में भी डेट ऑफ पेमेंट यूज होता है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जैसे बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेसिंग, कसिनो, ऑनलाइन मनी गेमिंग। अब ये ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस सेक्शन 31 से आता है। ये ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट देन द रिमूवल डेट इज कंसिडर्ड। इफ द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट देन डेट ऑफ मेकिंग अवेलेबल। एंड इफ इट इज अ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस तो हम लोग एक्सेप्टेंस डेट या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल यूज करते हैं। सर आरसीएम का केस हुआ तो? आरसीएम का केस हुआ तो डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। दैट इज हाउ यू डिराइव टाइम ऑफ सप्लाई। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स पहले बोलते किसको है? जहां कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है गुड्स का, वेदर और नॉट थ्रू अ पाइपलाइन, कॉन्ड्यूट, वायर एक्सेट्रा। और स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पीरियोडिक इनवॉइस इशू हो रहा है। तो जैसे ही मैं कहता हूँ पीरियोडिक इनवॉइस इशू हो रहा है, वी यूज इनवॉइस डेट, पेमेंट और स्टेटमेंट। सर ये स्टेटमेंट क्या है? देखो, हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट इशू हो सकता है। स्टेटमेंट मीनिंग जैसे गैस सप्लाई हो रहा है, एलपीजी सप्लाई हो रहा है ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। तो जब एलपीजी कंटिन्यूस बेसिस पे सप्लाई हो रहा है ना, मैं एक स्टेटमेंट भेजूंगा रेसिपिएंट को कि इतना क्वांटिटी मैंने सप्लाई किया है। फिर वो अपने तरफ से चेक किया करेगा कि क्या उसने इतना क्वांटिटी रिसीव किया। दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। उसके बाद इनवॉइस इशू होता है। तो दैट अगर स्टेटमेंट डेट दिया हुआ है तो स्टेटमेंट डेट और इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अगर स्टेटमेंट डेट नहीं दिया हुआ है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर यूज करेंगे हम। देन लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 13. सेक्शन 13 deals with time of supply for services under forward charge. अभी फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज में और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं। फॉरवर्ड चार्ज में अगर आपने इनवॉइस 30 days में इशू किया है विद इन डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन आप एग्जाम में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस भी यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन आप यूज कर सकते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो अगर 30 days में इशू किया है तो वी यूज इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर 30 days के बाद इशू किया तो कंप्लीशन डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अब आरसीएम में हम क्या यूज करते हैं?
पेमेंट डेट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। अब ये दोनों का कंपैरिजन आप अच्छे से याद रखिएगा। आरसीएम में 61st डे फ्रॉम इनवॉइस यूज होता है, गुड्स में 31st डे फ्रॉम इनवॉइस यूज होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुड्स लेसर नंबर ऑफ डेज, सो लेसर नंबर ऑफ वर्ड्स तो लेसर नंबर ऑफ डेज 31, सर्विसेज में मोर नंबर ऑफ डेज मोर नंबर ऑफ वर्ड्स, इसीलिए 61 डेज। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, व्हेन कैन यू कॉल समथिंग एज कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो, मोर देन 3 मंथ्स का है और पीरियोडिकल पेमेंट हो रहा है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। अब ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस 3 तरह का हो सकता है, वेयर द पेमेंट डेट इज असरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, where the payment date is not ascertainable and where it is based on completion of an event. इस पे CBIC के सर्क्यूलर्स है, जैसे कि if the payment date is ascertainable। अब बताइए अगर payment date ascertainable है, for example spectrum allocation, spectrum allocation में क्या होता है, 2G 3G 4G 5G के लाइसेंसेस गवर्नमेंट देता है। तो ये लाइसेंसेस ना मोर देन 3 मंथ्स के लिए होते हैं और 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इधर यू आर पेइंग द एंटायर अमाउंट अपफ्रंट, अगर आप पूरा अमाउंट अपफ्रंट पे कर रहे हो तब वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा, तब तो ये फॉरवर्ड चार्ज वाला केस होगा, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अगर पीरियोडिकल पेमेंट होता है जैसे इंस्टॉलमेंट में, तो जो आपको लेटर इशू होता है ना डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कब कब पेमेंट करना है। तो दैट डेट व्हेन द पेमेंट हैज टू बी मेड इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ डेट है उससे आप कंपेयर करेंगे इनवॉइस डेट एंड पेमेंट डेट, एंड विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो ये एक क्लैरिफिकेशन है। उसके बाद वेयर पेमेंट डेट इज नॉट एसर्टेनेबल, अगर पेमेंट डेट एसर्टेनेबल नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, पर इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ अगर डेट ऑफ पेमेंट यूज करोगे तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, एट द एंड ऑफ द डे टाइम ऑफ सप्लाई इज इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि अगर ये नॉट एसर्टेनेबल के लिए कुछ तो लिखना ही था, अब इसीलिए लिखा है ताकि इसको ब्लैंक नहीं रखा जाए। प्लस एक चीज समझिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो गवर्नमेंट क्या यूज करेगा अगेंस्ट अस ऐसा कंपेरेबल फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट, एंड इसीलिए यहां प्लेन डेट ऑफ पेमेंट लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब लास्ट केस इज इफ द पेमेंट डेट इज बेस्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। यहां भी एक CBIC का सर्कुलर है, HAM कॉन्ट्रैक्ट, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होता है, जैसे ही आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हो नेशनल हाईवे बनाने का, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, तो वहाँ माइलस्टोन्स दिया हुआ रहता है कि अगर 25% कंप्लीट करोगे तब इतना पेमेंट मिलेगा, 50% कंप्लीट करोगे तब इतना पेमेंट मिलेगा, 75% कंप्लीट करोगे तो इतना पेमेंट मिलेगा, 100% कंप्लीट करोगे तो इतना पेमेंट मिलेगा। तो वहाँ माइलस्टोन्स दिए हुए रहते हैं, तो जैसे ही आप वो माइलस्टोन अचीव करते हो ना उतना आपको पेमेंट मिलता है। नाउ इस केस में ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा कि जब भी वो माइलस्टोन कंप्लीट हो रहा है, जैसे जब भी 25% कंप्लीट हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, और उस डेट से हम लोग कंपेयर करेंगे इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, एंड विच एवर इज अर्लियर विल बी रिगार्डेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, ये 30 डेज इज रिप्लेस्ड बाय 45 डेज फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। ये खाली सर्विस इंडस्ट्री का पॉइंट है। पार्ट पेमेंट अगर हो रहा है तो देर विल बी मल्टीपल टाइम ऑफ सप्लाई। ये गुड्स इंडस्ट्री के लिए भी है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए भी है। डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, देखो DOP दोनों जगह हम लोग यूज किए, पर फॉरवर्ड चार्ज में लॉ में लिखा हुआ है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज इज फ्रॉम द एंगल ऑफ द सप्लायर
और रिवर्स चार्ज में लिखा हुआ है डेट ऑफ पेमेंट, बिकॉज रिवर्स चार्ज इज फ्रॉम द एंगल ऑफ रेसिपिएंट. रेसिपिएंट पेमेंट करता है और सप्लायर पेमेंट रिसीव करता है, इसीलिए फॉरवर्ड चार्ज में हम यूज करते हैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और रिवर्स चार्ज में यूज करते हैं डेट ऑफ पेमेंट. अब फॉरवर्ड चार्ज डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन क्या है? एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लायर और क्रेडिट इन बैंक ऑफ सप्लायर विच एवर इज अर्लियर. क्या ये दोनों गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए अप्लाई होता है? हाँ. देन रिवर्स चार्ज में डेफिनेशन क्या है? एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेबिट फ्रॉम द बैंक ऑफ रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर. क्या ये भी गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अप्लाई होता है? जी हाँ. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. इफ the payment is up to 1000 advance over and above the invoice, तो अगर आपको up to 1000 रुपीज तक का एडवांस मिला है which is over and above the invoice, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? नेक्स्ट इनवॉइस डेट एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर. सो सप्लायर डिसाइड करेगा जब भी नेक्स्ट इनवॉइस डेट इशू होगा, एट दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट इनवॉइस डेट ही कैन पे टैक्सेस. एक एग्जाम्पल देता हूं. पोस्ट पेड कनेक्शन में क्या होता है, कभी कभी आप 45 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर देते हैं. अब ये जो 45 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किया है ना, वो आपने कोई टिप नहीं दिया है, वो 45 रुपीज नेक्स्ट इनवॉइस जब बनेगा ना उसमें एडजस्ट हो जाएगा. तो एज अ सप्लायर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जिस दिन 45 रुपीज मिला उस दिन के हिसाब से टैक्स पे कर दो, या 45 रुपीज का टैक्स नेक्स्ट इनवॉइस जब बनेगा जहां उसका एडजस्टमेंट होगा उसके हिसाब से आप पे कर सकते हो. सप्लायर को गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है. क्या ये पॉइंट दोनों के लिए अप्लाई होता है? हाँ, गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अप्लाई होता है. बट सर गुड्स में डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर नहीं होता है ना? होता है ना, गुड्स में डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर होता है, ओनली फॉरवर्ड चार्ज में नहीं यूज होता है. उसमें भी दो एक्सेप्शन है, कॉम्पोजिशन एंड स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, उसमें भी डीओपी कंसीडर होता है. फिर अगर कुछ नहीं मिल रहा है, then the time of supply will be date of entry in the books of recipient. जिस दिन बुक्स में एंट्री हुआ that will be considered as time of supply. Associated enterprise, ये खाली सर्विस इंडस्ट्री का ही पॉइंट है. Associated enterprise, और याद रखना ये नथिंग अवेलेबल वाला केस ना गुड्स फॉरवर्ड चार्ज के लिए अप्लाई नहीं होता है, बाकी सब प्रोविजन में है. Associated enterprise is related persons under transfer pricing. तो ये डिफाइंड है सेक्शन 92A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. वहां लिखा हुआ है कि the time of supply for associated enterprise will be entry in the books of recipient, जिस दिन recipient या बुक्स में एंट्री हुआ, या पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में हमने इनवॉइस इशू ही नहीं किया. अब अगर इनवॉइस इशू ही नहीं किया तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे मिलेगा? क्योंकि आरसीएम का केस, एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज नॉर्मली आरसीएम केस, क्योंकि रेसिपिएंट इन इंडिया इंपोर्ट ऑफ सर्विस रेसिपिएंट को टैक्स भरना पड़ता है. तो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे. इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट. सेसेशन, सेसेशन क्या होता है सर? सेसेशन इज कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बिफोर कंप्लीशन. comes to an end before completion. Now if the contract comes to an end before completion, then in that case government says कि ये 30 days में इनवॉइस का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा. क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट हैज कम टू एन एंड तो आप इनवॉइस लेट इशू करोगे या जल्दी इशू करोगे? सर जल्दी इशू करेंगे, तुरंत इशू करेंगे ना, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड बिफोर कंप्लीशन, कुछ झगड़ा हो के कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, तब इनवॉइस इज टू बी इशूड इमीडिएटली अपॉन सेसेशन. जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है इमीडिएटली आपको इशू करना है. अब दो पॉइंट जो हम लोग इनवॉइस चैप्टर में देखेंगे. एक, अगर बैंक्स
का ट्रांजैक्शन है तो वो लोग के पास एक ऑप्शन है, बैंक्स कैन इशू 1 इनवॉइस पर मंथ पर कस्टमर। एंड सेकेंड, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेलीकॉम कंपनीज या इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन है तो दे कैन इशू 1 इनवॉइस पर क्वार्टर। तो वहां ना 30 डेज वगैरह अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, क्योंकि यू कैन इशू इनवॉइस वंस अ क्वार्टर। पर खाली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी एंड टेलीकॉम कंपनी, ये सब ना जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ये आप लिखते जाइएगा। अगर आप लिखते रहेंगे ना तो आपका एक अच्छा सा समरी बन जाएगा। 1 डे बिफोर द एग्जाम आप अच्छे से ये समरी देख के पूरा याद कर पाओगे और टाइमली कंप्लीट कर पाओगे, प्लस जल्दी क्वेश्चंस भी बाकी देख पाओगे। देन अदर 3 केसेस। वाउचर, वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? ये तो कॉमन प्रोविजन है, ये गुड्स के लिए भी है और सर्विसेज के लिए भी है, ये सारे प्रोविजंस। वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? इफ इट इज अ आइडेंटिफाइबल वाउचर। आइडेंटिफाइबल वाउचर मीनिंग you can identify the supply which is going to be supplied against that voucher. तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जब भी वाउचर इशू हुआ दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर नॉन आइडेंटिफाइबल है, नहीं पता नहीं चल रहा है क्या खरीदोगे, बिकॉज यू कैन परचेज मल्टीपल थिंग्स, देन डेट ऑफ रिडेम्पशन विल बी यूज्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि तभी पता चलेगा क्या खरीद रहे हो। Interest, the time of supply will be when such addition in value is received by the supplier. देखो, interest on delayed payment of consideration for a taxable supply is liable to GST. Is it, sir? Yes. Interest on delayed payment of consideration for a taxable supply is liable. मतलब अगर मेन सप्लाई टैक्सेबल है और उस मेन सप्लाई पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया तो उस इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगेगा, एंड दैट बिकम्स एन एडिशन इन वैल्यू। तो जब भी वो एडिशन इन वैल्यू रिसीव होगा ना, उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लास्ट, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एनी अदर केस यूज होता है। एनी अदर केस में गवर्नमेंट ने कहा है अगर रजिस्टर्ड पर्सन है, that is a person who is required to file periodical return, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को तो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना है तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग सच पीरियोडिकल रिटर्न। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, जिस दिन उसने जीएसटी की पेमेंट की, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। thereafter we come to a case called as section 14, time of supply in case of change in rate of tax। अब अगर रेट ऑफ टैक्स चेंज हो रहा है तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं। ओल्ड रेट था 12%, उसके बाद ये हो गया 18%। तो पहला तो क्वेश्चन आता है कि हम कौन सा रेट लगाएं सर? क्या हम लोग 12 लगाएं ओल्ड रेट या 18 लगाएं न्यू रेट? तो ये समझने के लिए ना, लेट्स फर्स्ट फ्रीज ऑल दी पॉसिबल केसेस। तो डेट ऑफ सप्लाई देखो दो ही चीज हो सकता है, या तो आपने बिफोर दी चेंज सप्लाई कर दिया या आपने आफ्टर दी चेंज सप्लाई किया। दो केसेस हो सकता है। अब अगर बिफोर दी चेंज सप्लाई कर दिया देन इनवॉइस और पेमेंट या तो बिफोर इनवॉइस है, मतलब चेंज के पहले ही आपने इनवॉइस बना दिया पर पेमेंट चेंज के बाद मिला, या इनवॉइस बाद में बनाया पेमेंट पहले मिल गया, या दोनों के दोनों बाद में हुए, या दोनों के दोनों पहले हो गए। अब आफ्टर में भी यही 4 केस हो सकते हैं। इनवॉइस पहले बन गया, पेमेंट बाद में मिला, इनवॉइस बाद में मिला, पेमेंट पहले मिल गया था, इनवॉइस भी पहले बन गया, पेमेंट भी पहले मिल गया, या दोनों के दोनों बाद में हुए। तो इन दिस केसेस द क्वेश्चन इज कौन सा रेट यूज करेंगे। अब इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं।
when there are two persons on one side and when there is one person on the other side. बोलो normally who will win, two persons या one person? सर नॉर्मली तो टू पर्सन शुड विन. वही लॉजिक गवर्नमेंट ने भी यूज किया है. जहां भी टू इवेंट्स है, मतलब अगर दो इवेंट बिफोर दी चेंज है तो बिफोर वाला रेट अप्लाई होगा, अगर दो इवेंट आफ्टर दी चेंज है तो आफ्टर वाला रेट अप्लाई होगा. अब बिफोर आफ्टर मतलब दो इवेंट बिफोर हो गए तो कौन सा रेट लगेगा? बिफोर वाला. बिफोर आफ्टर बिफोर, अब दो इवेंट बिफोर है तो बिफोर वाला रेट लगेगा. बिफोर आफ्टर आफ्टर, अब दो इवेंट आफ्टर है तो आफ्टर वाला रेट लगेगा. एंड देन तीनों इवेंट अगर बिफोर है तो बताओ क्या ये सेक्शन 14 का केस हुआ? नहीं. अगर तीनों इवेंट एक ही जगह है तो फाइट ही नहीं होगा ना. तो अगर फाइट ही नहीं होगा तो इट इज नॉट अ केस ऑफ सेक्शन 14 एट ऑल. तो रेट कौन सा लगेगा? बिफोर ही लगेगा क्योंकि तीनों के तीनों इवेंट बिफोर थे. सेम वे यहां देखते हैं, ये आफ्टर, ये बिफोर, ये आफ्टर. तो दो इवेंट आफ्टर हुए तो कौन सा रेट लगेगा? आफ्टर वाला रेट लगेगा. ये आफ्टर आफ्टर बिफोर, दो इवेंट आफ्टर है तो आफ्टर वाला रेट लग गया. आफ्टर बिफोर बिफोर, दो इवेंट बिफोर, बिफोर वाला रेट लग गया. आफ्टर आफ्टर आफ्टर, अगर तीनों इवेंट आफ्टर है तो it is not a case of section 14. As it is not a case of section 14, it will not be considered at all. अब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड करते हैं? अब देखो सप्लाई डेट तो नॉर्मली कंसिडर नहीं होता है. सर सप्लाई होता क्या है? सप्लाई मतलब सर्विसेज के केस में जिस दिन आपने कंप्लीट किया, गुड्स के केस में जिस दिन आपने रिमूव किया, जिस दिन आपने मेड अवेलेबल किया, जिस दिन एक्सेप्ट हुआ, दोज डेट्स आर कंसिडर्ड एज डेट ऑफ सप्लाई. तो अगर सप्लाई डेट की बात करें तो जनरली हम लोग सप्लाई डेट को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मानते हैं. तो जो सिलेक्शन करना है वो हम लोग को इनवॉइस या पेमेंट डेट के बीच में ही करना है क्योंकि बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास. अब व्हेन आई से इनवॉइस और पेमेंट डेट के हिसाब से ही हम लोग को एक्शन लेना है. अब सोच के देखो, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है. तो आफ्टर रेट कंसिडर कर रहे क्योंकि टू इवेंट्स आर आफ्टर. अब बताओ कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई यूज करना चाहिए? सप्लाई डेट तो यूज करता ही नहीं हूं मैं. बिफोर वाला कैसे यूज कर सकता हूं? क्योंकि मैं क्या यूज कर रहा हूं? आफ्टर वाला रेट यूज कर रहा हूं. तो डेट हैज टू मैच विद द रेट ना. जब 18% यूज कर रहा हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई भी बाद में आना चाहिए. इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट क्योंकि रेट हैज टू मैच विद द डेट. अब सेकेंड केस में देखते हैं, आफ्टर आफ्टर बिफोर, तो ये वाला हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस. अगर दोनों बिफोर है तो कोई सा भी ले सकते हैं. वहां गवर्नमेंट ने कहा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तीनों के तीनों आफ्टर है तो इट इज एनीवेज नॉट अ केस ऑफ सेक्शन 14. तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के हिसाब से. ठीक है, ओके. अब ऊपर देखते हैं, बिफोर आफ्टर, तो ये होगा टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस. बिफोर आफ्टर बिफोर, ओहो हो, बिफोर डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. उसके बाद दोनों अगर आफ्टर है तो विच एवर इज अर्लियर, और तीनों बिफोर है तो इट इज नॉट अ केस ऑफ सेक्शन 14. दिस इज हाउ यू डिराइव द टाइम ऑफ सप्लाई एंड यू डिराइव द रेट ऑफ टैक्स. अब गुड्स के केस में ना एक नोटिफिकेशन है 66/2017 जो कहता है डेट ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. सो व्हेन वी से डेट ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसका फिर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे सर? गवर्नमेंट हैज सेड कि डीओपी इज नॉट कंसिडर्ड इवन फॉर सेक्शन 14. तो गुड्स के केस में डीओपी कंसिडर नहीं हो रहा है, सप्लाई डेट वैसे भी कंसिडर नहीं करते हैं, तो time of supply by default for goods industry in case of section 14 will be
डेट ऑफ इनवॉइस। तो क्या हो सकता है, देखो रेट के लिए तो हम लोग जहां दो इवेंट है वही देखते हैं। रेट के लिए मतलब ओल्ड रेट लगेगा या न्यू रेट लगेगा, वो देखने के लिए हम लोग इवेंट्स देखते हैं कि अगर दो इवेंट बिफोर है तो वो यूज हो जाएगा, दो इवेंट आफ्टर है तो वो यूज हो जाएगा। दैट इज द लॉजिक फॉर इवेंट। अब व्हाट अबाउट सेक्शन 14? सेक्शन 14 में क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो हमेशा डेट ऑफ इनवॉइस होगा। तो हो सकता है कि देर इज अ मिसमैच बिटवीन रेट एंड टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। देखो सर्विसेज के केस में तो ऐसा ही डिराइव करना है, पर गुड्स के केस में ना ये टाइम ऑफ सप्लाई में कभी डेट ऑफ पेमेंट नहीं आ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग ओल्ड रेट ले रहे हैं पर इनवॉइस बाद में इशू हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि इनवॉइस पहले इशू हो गया है और न्यू रेट ले रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 बोलता है डेट ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड इवन फॉर सेक्शन 14। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। पर जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई आप वैसे ही यूज करना, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर जैसे यहाँ लिखा हुआ है वही यूज करोगे। बस ये ध्यान में रखना कि जब सेलेक्ट कर रहे हो तो इनवॉइस यूज करोगे और वहां रेफरेंस दे देना नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 का, क्योंकि सेक्शन में तो यही बातें लिखी हुई है, आज भी सेक्शन में तो यही है। वो अलग से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा था कि डेट ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ओके। फिर डेट ऑफ पेमेंट का एक डेफिनेशन है, एंट्री इन द बुक्स ऑफ सप्लायर और क्रेडिट इन बैंक ऑफ सप्लायर विच एवर इज अर्लियर। ये सुना है आपने? हाँ सर। अब कुछ लोग चीटिंग कर रहे हैं। क्या चीटिंग कर सकते हैं सर? अब से सपोज यहां चेंज इन रेट हुआ, इनवॉइस बिफोर है, कंप्लीशन आफ्टर है, पेमेंट आफ्टर है, तो कौन सा रेट लगना चाहिए, ओल्ड रेट या न्यू रेट? सर न्यू रेट लगना चाहिए क्योंकि दो इवेंट आफ्टर है। बराबर बराबर ना। अभी व्हाट कैन पीपल डू, डेट ऑफ पेमेंट का एंट्री चेंज कर दिया बुक्स में, क्योंकि बुक्स में अगर आप एंट्री चेंज कर दोगे तो डेट ऑफ पेमेंट तो पहले आ जाएगा। अगर डेट ऑफ पेमेंट पहले आ गया तो ये बिफोर हो जाएगा, तो बिफोर रेट लग जाएगा और ओल्ड रेट लग जाएगा। अगर ऐसा चीटिंग कर सकते हैं लोग? हाँ सर कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लाइन लिखा, इफ क्रेडिट इन बैंक इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज, क्रेडिट इन बैंक इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज, मतलब कौन सा क्रेडिट? चेक डिपॉजिट का क्रेडिट इन बैंक। इफ क्रेडिट इन बैंक is after 4 working days from the change in rate of tax, then date of payment को हम क्या मानेंगे? credit in bank। हम आपकी बुक्स की एंट्री को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छे से जानता है कि जब आप बुक्स में एंट्री कर रहे हो तो चीटिंग हो सकता है, and that's why government is very clear that there could be a cheating in this case. To avoid that, government has said अगर credit in bank after 4 working days है, then date of payment will be credit in bank। हम entry in books को ignore कर देंगे। अब फटाफट सम अप देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। देखो पहले हमने देखा सेक्शन 12, 13, 31 और 14, ये 4 सेक्शन पढ़ने के हैं। 12 में हमने पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज, इनवॉइस और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, रिवर्स चार्ज, पेमेंट और 31st डे फ्रॉम इनवॉइस और रिसीट ऑफ गुड्स, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस, पेमेंट और स्टेटमेंट। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कब होगा? जब पीरियोडिक इनवॉइस इशू हो रहा है। उसके बाद 2 एक्सेप्शन है जहां डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर होता है, कॉम्पोजिशन डीलर, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। सेक्शन 13 हमने पूरा देखा और सारे उसके साथ नोट्स भी देखे। सेक्शन 13 फॉरवर्ड चार्ज है तो 30 डेज में इशू किया है तो इनवॉइस और पेमेंट, 30 डेज में नहीं इशू किया है तो कंप्लीशन और पेमेंट। 30 डेज गेट्स रिप्लेस्ड बाय 45 डेज फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। आरसीएम केस में पेमेंट और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस।
कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में मोर देन 3 मंथ्स पीरियोडिकल पेमेंट है तो इनवॉइस पेमेंट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। अब ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस 3 तरह का हो सकता है। अगर पेमेंट डेट एसर्टेनेबल है, डेट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट एसर्टेनेबल है, डेट ऑफ पेमेंट, एंड अगर कंप्लीशन के बेसिस है पे तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ईच इवेंट। नाउ स्पेशल पॉइंट्स, पार्ट पेमेंट कहीं भी है तो मल्टीपल टाइम ऑफ सप्लाई होगा। डेट ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन क्या है? अगर फॉरवर्ड चार्ज में बात करें तो रिसीट ऑफ पेमेंट होता है, एंट्री इन बुक्स ऑफ सप्लायर और क्रेडिट इन बैंक ऑफ सप्लायर। आरसीएम का बात करें तो एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेबिट फ्रॉम बैंक ऑफ रेसिपिएंट। अगर 1000 से ऊपर का पेमेंट है तो डेट ऑफ पेमेंट ही कंसीडर करते हैं। अप टू 1000 एडवांस है, ओवर एंड अबव द इनवॉइस, तो उसके लिए नेक्स्ट इनवॉइस डेट यूज करता है एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर। कुछ नहीं मिल रहा है तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट यूज कर सकते हैं। एसोसिएटेड एंटरप्राइज खाली सर्विस आरसीएम के लिए एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और पेमेंट डेट। सेसेशन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, इनवॉइस टू बी इशूड इमीडिएटली। फिर वाउचर का तो आपको पता ही है, आइडेंटिफाएबल, नॉन आइडेंटिफाएबल। इंटरेस्ट व्हेन सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। एनी अदर केस, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ड्यू डेट फॉर पीरियोडिकल रिटर्न्स, अनरजिस्टर्ड है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। सेक्शन 14, जहां भी 2 इवेंट है वो कंसिडर होगा। अगर 2 इवेंट बिफोर है तो बिफोर वाला रेट कंसिडर होगा, 2 इवेंट आफ्टर है तो आफ्टर वाला रेट कंसिडर होगा, एंड द रेट हैज टू मैच विद द रेट। और डेट ऑफ सप्लाई यूज नहीं करते, इनवॉइस या पेमेंट डेट यूज करते हैं। गुड्स के लिए एक स्पेशलिटी है, सेक्शन 14 कहता है डीओपी विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो वहां टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा होगा डीओआई। पर लिखते समय सेक्शन 14 का रेफरेंस देना, फिर नोटिफिकेशन 66/2017 लिखना। और लास्ट केस है, अगर पेमेंट क्रेडिट इन बैंक 4 वर्किंग डेज के बाद हो रहा है तो गवर्नमेंट डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स इग्नोर कर देगा, क्रेडिट इन बैंक विल बी regarded as date of payment। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।